Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 4th December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में यहाँ पे काउंटिंग हुई है और उसके चलते पूरे न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट ऑल इन पेजेस यू विल फाइंड कि कौन सी पार्टी यहाँ पे विन हुई है, कौन सी पार्टी यहाँ पे विन नहीं हुई है. तो देखिए फर्स्ट पेज पर ही हम देखते हैं बीजेपी स्वेप्स हिंदी बेल्ट, कांग्रेस बैक्स तेलंगाना. तो यहाँ पर क्या हुआ 3-in-1 आपको 3 स्टेट में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी दिखेगी और तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर विन हुई है. तो यहाँ पर बस यही है आपके लिए और कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पहले हमारा आज का क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडक्लिफ कमिटी की. सो रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू. रेडक्लिफ कमिटी को क्यों अपॉइंट किया गया था ये हमें बताना है. पहला आपके पास ऑप्शन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया. इंडिया में जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे अपॉइंट किया गया था. सेकंड स्टेटमेंट इज गिव इफेक्ट्स टू इंडिपेंडेंस बिल. क्या ये इंडिपेंडेंस बिल को इफेक्ट देने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था. नाउ थर्ड वन इज डीलिमिट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1947 में आपका पार्टीशन होता. तो पार्टीशन में यहाँ पर जो रेडक्लिफ कमेटी होती है तो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज को डीलिमिट करना था उसके लिए यहाँ पर किया गया था. फोर्थ इज इंक्वायर्स इनटू राइट्स इन बंगाल. तो यहाँ पे ईस्ट बंगाल में जितने भी राइट्स हुए थे तो उसकी इंक्वायरी के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था. तो मतलब क्यों किया गया था इसका हमें यहाँ पर रीजन देना है. तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है 1, 2, 3, 4. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, समंदरा. तो यहाँ पर ये 4 रिवर्स हैं. आप लोगों को ये बताना है कि विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. इसमें से कौन सी रिवर आपकी ईस्टर्न घाट से राइज होती है ये आप लोगों को यहाँ पर इन 4 रिवर में से बताना है. कौन कौन सी आपके पास? ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा एंड वसुंधरा. ओके, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर देंगे. वीडियो के एंड में आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा सेकंड आर्टिकल. सो देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न वाला इशू आ जाता है और आप इसे कहीं पर भी एज अ केस स्टडी में और जो डेटा है उस बेसिस पर यहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं. सो हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन. यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया है और इस रिकॉर्ड के अंदर ये बताया गया, इस डेटा के अंदर ये बताया गया है कि दिल्ली में जो मतलब अगर हम दिल्ली की बात करते हैं जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें विमेन पूरे कंट्री में जो विमेन है सबसे ज्यादा जो अनसेफ है वो कहाँ है? दिल्ली में. डेली यहाँ पर 2 से 3 रेप की केसेस होते ही. डेली की बात है, यहाँ पर हम सिर्फ 1 वीक की 1 मंथ की बात नहीं कर रहे हैं. डेली यहाँ पर 2 से 3 रेप की केसेस आपको देखने को मिलेंगे. सो हियर यू विल से द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज ऑन संडे. कौन सी रिपोर्ट रिलीज हुई है? क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट. किसके द्वारा ये रिलीज की गई है? नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसे रिलीज किया गया है. इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? तो इसमें देखिए 14,158 incidents of crime against women in 2022, the highest among the 19 metropolitan cities for the third consecutive year. यहाँ पर 14,158 आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं और जो क्राइम रिपोर्ट में हम देखें तो एवरी मैन यहाँ पर है कि विद अबाउट 186.9 क्राइम रिपोर्टेड एवरी 1 लाख वुमेन्स. तो यहाँ पर ज़्यादातर जो केसेस है वो किससे आ रहे हैं? विमेन से आ रहे हैं. तो इसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं 12,000 से लेकर मतलब 12,004 जो केसेस है वो रेप की केसेस हैं. उसके बाद 3,909 जो केसेस हैं वो किडनैपिंग के हैं, अबडक्शन के हैं. अडॉप्शन ऑफ विमेन
जो विमेन है मेनली उनका यहाँ पे किडनैपिंग इन सब के हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे देखते हैं कि जो डाउरी के कारण डेथ होती है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, और रिलेटिव्स के द्वारा यहाँ पे कुछ इंसिडेंट जो क्रुएलिटी है, हस्बैंड के द्वारा जो रिलेटिव्स हैं उनके द्वारा एक क्रुएलिटी की गई है, तो ये सारे केसेस सामने निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली आज के टाइम पे मतलब कि सबसे ज्यादा अनसेफ प्लेस है किसके लिए, विमेन के लिए। उसके साथ साथ हमने क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात कर ली, अब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन में भी जो चिल्ड्रन का केस है वहां पर भी आपको केसेस जो है राइज दिखाई देगा। आप इस मैप को देखिए, पहले ये जो नंबर था वो कितना था 5256, फिर ये राइज होकर 7000 और ये 7400 आज के टाइम पर हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, जो हमारे एल्डर पीपल हैं उनके अगेंस्ट में भी जो क्राइम रेट है वो इंक्रीज हुआ है, मर्डर के केसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, और साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2020 का डेटा है, 21 का और 22 का। तो 2020 के कंपैरिजन में 22 में अगर हम देखें तो आपके सारे केसेस में आप देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट है आपको कितना हाई यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, सो जो टोटल आईपीसी क्राइम्स की बात करते हैं 2020 में इट वाज 2,45,844, नाउ इन 2022 इट इज 2,98,988 केसेस। तो ये हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो अब यहाँ पर पुलिस ने क्या कहा, पुलिस यहाँ पर कह रही है कि हम जितने भी अवेयरनेस राइजिंग प्रोग्राम है उन्हें लेकर आ रहे हैं। विमेन की अगर बात करते हैं, जो विमेन के अगेंस्ट में ये क्राइम्स इंक्रीज हुए हैं तो उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है कैंप्स में, उनके जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं उनको यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है, एफआईआर देखे जा रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें जो केसेस हैं रिपोर्ट्स उनको फर्दर चेक करते रहें और इन इंसिडेंट्स को रोक सकें। तो देखिए यहाँ पर एक मतलब क्या निकल कर आता है हमारे लिए, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है ना, तो ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं है, इवन आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि साइबर क्राइम हुआ, मेनली हम बात करें अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन की, तो ये जो केसेस है आपको देखने को मिलते ही हैं। तो हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं? छुटकारा तो एक तरीके से आप पूरी तरीके से नहीं पा सकते, लेकिन इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम एक सेफ सिटी सामने निकल कर आ सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो देखिए एडिटोरियल सेक्शन में अगर आप आएंगे तो ये जो अभी बीजेपी की जीत हुई है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है, कांग्रेस की यहाँ पर जो तेलंगाना में जीत हुई है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बीजेपी का किस तरीके से यहाँ पर ट्रम्प रहा है, उन्होंने मतलब कि किस तरीके से यहाँ पर वो इलेक्शन में उनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी जिसके कारण वो इन 3 प्लेसेस पर छत्तीसगढ़ एमपी में इनको यहाँ पर जीत हासिल हुई है। ओके, सो अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाय। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पावर ऑफ बाय। ना अगर हम इंग्लिश में देखें आपके 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है फॉर और दूसरा आता है बाय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर? फोर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XYZ पर्सन है और ये ABC पर्सन है, तो ABC पर्सन XYZ पर्सन ने क्या किया, ABC पर्सन के लिए कुछ काम किया, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो उसके लिए पिज्जा लेकर आए, हम ऐसे समझते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, उसके लिए क्या लेकर आए, पिज्जा लेकर आए। सो XYZ पर्सन बॉट पिज्जा फॉर ABC, तो मतलब XYZ पर्सन ने क्या किया, किसके लिए पिज्जा खरीदा, ABC पर्सन के लिए पिज्जा खरीदा। अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ पर पिज्जा तो है, क्या पिज्जा है, सो पिज्जा इज ब्रॉट बाय XYZ, मतलब हम सेंटेंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दें कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, XYZ पर्सन के लिए किया गया है। हमने यहाँ पर ABC का कोई भी जिक्र नहीं किया कि मतलब ये जो हमने पिज्जा खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, वो XYZ जो भी पर्टिकुलर चीज है वो ABC पर्सन को लिए खरीदा था, लेकिन हमने उसमें उस चीज को मेंशन नहीं किया, सिर्फ हमने क्या कर दिया, XYZ का यहाँ पे जो काम था उसे मेंशन कर दिया कि दिस पिज्जा इज ब्रॉट बाय XYZ पर्सन। हमने ये नहीं कहा कि XYZ पर्सन ब्रॉट दिस पिज्जा फॉर ABC। तो आई होप आपको ये 2 जो वर्ड्स है उसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया में जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी मतलब ऐसी डिसेबिलिटी नहीं, हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मल्टीपल जो सेक्टर्स लाइक सोशल डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी और जेंडर डिसेबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत सारे जो हमारे इंडियंस हैं वो सोशली डिसेबल हैं, इकोनॉमिकली डिसेबल हैं और जेंडर डिसेबल आपको है ही, ये सारी चीज़ें पता हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबली 1.3, पहले हम ग्लोबल डेटा देखते हैं। ग्लोबली 1.3 बिलियन पीपल जो हैं यहाँ पर मतलब आप इंडिया की पूरी पॉपुलेशन मान लीजिए, जितनी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, तो पूरे वर्ल्ड में इतने लोग क्या हैं, डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। सो 80% लिव्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, फर्दर 70% ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज। तो इस 1.3 बिलियन पीपल में 80% जो है वो कहाँ रह रहे हैं, आपकी मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ 70% जो है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। कहाँ? रूरल एरिया में। डिसेबिलिटी मतलब किस चीज़ से? तो क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं रिजल्टिंग, वो पॉवर्टी को इंस्टेंस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, इनफॉर्मेलिटीज, फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्हें ना तो हायर एजुकेशन की एक्सेस मिल पाती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, पॉवर्टी को उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो ये सारी किस में आती है, आपकी डिसेबिलिटी में आती है, कि उनके पास क्या पॉवर्टी है, वो सही से एजुकेशन को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही 4 और Y को आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली बाय होनी चाहिए, ना कि फॉर होनी चाहिए। उसमें फॉर का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, मतलब हम किसके लिए ये काम कर रहे हैं इसको यहाँ पर शो नहीं करना चाहिए, हमें ये बाय करना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, जो मतलब जितने भी डिसेबल पीपल हैं उसको पूरे एक एम्बिट में यहाँ पर इंक्लूड कर पाएंगे। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या निकाला कि हमने फूड के लिए एक फूड प्रोग्राम चालू किया, मैंने ये योजना स्टार्ट की। ये मैंने योजना किसके लिए स्टार्ट करी, अब इसमें जब मैं ऐसा आ जाएगा कि दिस इज फॉर, कि यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो यहाँ पर रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, सिर्फ ये उनके लिए है। जिनके पास यहाँ पर राशन कार्ड है, सिर्फ ये जो फूड ग्रेन प्रोग्राम है ये सिर्फ उनके लिए है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये फॉर में एक कैटेगरी डिफाइन हो जाएगी, और जो अदर लोग हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, रूरल एरिया में नहीं रह रहे हैं, बट स्टिल दे आर वल्नरेबल, तो वो उस चीज़ से क्या हो जाएंगे, आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर हम इसको बाय कर देते हैं, क्या कर दें कि दिस फूड प्रोग्राम इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फूड प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेकर आया गया है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, क्राइटेरिया हम रखेंगे, लेकिन हम इस तरीके के क्राइटेरिया ना रखें जिसके कारण यहाँ पर जो अदर लोग, फॉर एग्जांपल हमने राशन कार्ड वाला जो प्रोविजन है उसे हटा दिया, तो इससे क्या होगा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो एक्चुअल में मतलब पॉवर्टी लाइन में यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी इस एम्बिट में क्या होंगे, आपके इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको अभी ये थोड़ा सा पूरा क्लियर होगा। तो इसमें इस आर्टिकल में पूरा अगर आप देखेंगे तो यही कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारा रूरल एरिया में है, इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आए, स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर जितने भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी है उनके लिए एक यूनिक आईडी लेकर आया गया है, जिससे हम जितने भी डिसेबल पीपल हैं पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें, और इनके लिए फिर हम स्कीम्स को लेकर आए। यहाँ पर इसको किस पार्ट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, इसके अंडर यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है। तो इसमें जैसे कि कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और ग्रास रूट लेवल पर हम क्या कर सकें, एडवोकेट कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंटल स्कीम है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट है, इसको हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ इसमें नेक्स्ट चीज ये कहेगी कि रूरल एरिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको डिसेबल पीपल मिलेंगे सोशली और इकोनॉमिकली। यहाँ पर क्यों मिलेंगे, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और आप सभी को पता है कि क्लाइमेटिस कितनी ज्यादा आज के टाइम पर बढ़ रही हैं, और उतना ही ज्यादा क्या कर रही हैं, रिस्क को पोज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल rising of sea level, reduce access to clean water and food, hurricanes, heat waves, flood, rural people all at the front line of these challenges। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, रूरल पीपल है, सबसे पहले अगर कोई फ्लड आता है, ओके, कोई क्लाइमेटिस की बात करते हैं, क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं हो रहा है, हीट वेव आता है, फ्लड आता है, हरिकेन्स आता है, सी लेवल का राइज होता है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी, फ्रंट लाइन पर आपके कौन खड़े हैं, यहाँ पर रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर उनको फेस करेगी। क्योंकि
फूड में प्रॉब्लम आएगी, उनका एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, मतलब एग्रीकल्चर को क्या करेगा, क्लाइमेट जो क्लाइमेटीज है एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेगा। एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया तो सबसे पहले उनकी लाइफ्स को इम्पैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें 10 हेक्टेयर लैंड में क्या करना था, क्रॉप का प्रोडक्शन करना था, लेकिन ड्यू टू दीज क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, फ्लड और जो भी यहाँ पे क्लाइमेटीज है उसके कारण वो 10 हेक्टेयर्स में जितना यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक 100 क्विंटल का राइस का यहाँ पर क्या करना था, प्रोडक्शन करना था, लेकिन इस 100 क्विंटल में से वो सिर्फ 50% ही कर पाए, 50 क्विंटल ही कर पाए। तो पहले तो वो क्या करेंगे, इस 50 में से अपने लिए यहाँ पर बचा कर रखेंगे, ठीक है। और देखिए जब वो 50 में से 20 उन्होंने अपने लिए बचा कर रखा और 30 उन्होंने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो सबसे आपका जो मार्केट है वहाँ पर भी फ्रूट का जो जितना यहाँ पर डिमांड थी उतना यहाँ पर फूड नहीं आया, तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा। और उन्होंने जो अपने लिए बचा कर रखा उन्हें भी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से जितना उन्होंने यहाँ पर इस लैंड में अपना इनपुट दिया उसको उतना आउटपुट नहीं मिला, तो वो फाइनेंशियली भी क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पर उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर डिटरमाइन होती जाएगी। ओके, सो आई होप अब आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है किसके बारे में, द स्पार्क प्रोजेक्ट। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ILO ने और आपका जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उन्होंने वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र में उनके साथ क्या किया, एक कोलैबोरेशन किया है। और हम क्या लेकर आए हैं, स्पार्क लेकर आए हैं। एक प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, स्पार्क मीन स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी डिसेबिलिटी है उसे पहले स्पार्क करना है और फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, गाँव में जितने भी यहाँ पर डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, कि मतलब गांव में से ही फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर विलेज है तो यहाँ पर हम कुछ पर्सन्स को निकालेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, फिर हम उस कम्युनिटी में से जितने भी डिसेबल पीपल हैं, केयर गिवर्स पर्सन हैं, जितने भी वुमेन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर अवेयरनेस को राइज किया जाएगा और जितने भी यहाँ पर बैरियर्स हैं डिसेबिलिटी को इंक्लूड करने में उनको हटाया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा, जिससे हम क्या कर सकें और जितने भी लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो DIFs आइडेंटिफाई वुमेन विद डिसेबिलिटी एंड मेनस्ट्रीम देम इन एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जितने भी यहाँ पर वुमेन हैं, अब हम जेंडर डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो जेंडर डिसेबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिसेबल है वो वुमेन है। तो उन्हें क्या किया जाएगा, ये जो हमारा मेन स्ट्रीम है उस एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम में सेल्फ हेल्प जितने भी आपके ग्रुप्स हैं तो उसमें उनको लेकर आया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोशल जस्टिस है कब तक यहाँ पर नहीं होगा, इंश्योर हम नहीं कर सकते जो गोल है हमारा सोशल जस्टिस का, जब तक हम जितने भी हमारे डिसेबल पीपल हैं उनको ऑल द स्फीयर ऑफ डेवलपमेंट में इंक्लूड नहीं कर लेते हैं। ओके, सो आई होप अब आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन रिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री। अब देखिए यहाँ पर जो आपका IPC के न्यू सेक्शन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हैं, जितने भी एविडेंस एक्ट हैं, तो यहाँ पर पहला क्या था 2018 में आप सभी को पता होगा कि एडल्ट्री को जो ये एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, इसको स्टक डाउन कर दिया गया था कि मतलब एडल्ट्री क्या है आपकी अब क्राइम नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे फिर से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, यहाँ पर जो आपकी 3 न्यू लॉ बिल आए हैं IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके, तो इसमें ये रिकमेंड किया जा रहा है कि हम फिर से क्या करना चाहिए, हमें जो एडल्ट्री है उसे क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ऐसा क्यों करने की बात कही जा रही है कि अकॉर्डिंग टू अ सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणम द प्रॉब्लम विथ एडल्ट्री बीइंग इन IPC वॉज टू फोल्ड। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एडल्ट्री है वो 2 फोल्ड में है। फर्स्ट इज क्रिमिनलाइजिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये कहा जा रहा है कि हम एडल्ट्री को इसलिए क्रिमिनलाइज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो मैरिज है आपकी शादी, उसका बेसिक जो इंस्टीट्यूशन हमारा ये जो इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसके बेस को क्या कर रहा है, ये एक तरीके से हर्डल बन रहा है ना, तो उसके बेस को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। सेकंड इसमें ये कहा जा रहा है कि मेकिंग जेंडर न्यूट्रल वुड डू अवे द सेकंड बट स्टिल लीव द फर्स्ट। सो सेकेंड इज ट्रीटिंग विमेन एज अ प्रॉपर्टी। इसमें कई बार क्या हो रहा है एडल्ट्री के साथ कि विमेन के साथ एक तरीके से क्या हो रहा है, उसको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब एडल्ट्री है क्या, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 2018 में जो आपका सेक्शन 497 ऑफ द IPC ये रीड करता था कि द ऑफेंस इम्पोज कल्पेबिलिटी ऑन द मैन हु इंगेज्ड इन सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अनदर मैन्स वाइफ वॉज पनिशेबल विद मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years। तो इसमें ये था, ये A है,
ये बी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये एक्स है और ये वाई वाई है, सॉरी एक्स वाई, ये दोनों क्या है, कपल्स है, हस्बैंड वाइफ, और ये हस्बैंड वाइफ, ये हस्बैंड है, ये वाइफ, और ये हस्बैंड, ये वाइफ। अब फॉर एग्जाम्पल इस वाइफ का जो रिलेशन है वो इस एक्स के साथ है, तो यहाँ पर क्या था, ये जो एक्स था इसमें क्या था, इसके ऊपर यहाँ पर इसको क्रिमिनलाइज करके रखा था कि इसको 5 साल की सजा यहाँ पर हो सकती थी। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, इसको अभी डिक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में। लेकिन अब कुछ यहाँ पर इसको डिक्रिमिनलाइज ये कहते हुए किया था कि जो सेक्सुअल आपका इंटरकोर्स होता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मैन, ये एक प्राइवेट डिसीजन है विमेन का, हम उनकी प्राइवेसी के साथ नहीं खेल सकते। इवन जो इंटरकोर्स में इसमें जो प्रोविजन है, मैन विथ इंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अनमैरिड विमेन और विडो, तो वो लोग इस प्रोविजन से क्या, उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैरिड मैन है और वो किसी अनमैरिड और विडो के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में है, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन आपका अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके व्यू पॉइंट्स दिए गए थे कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि क्योंकि विमेन यहाँ पर खुश नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बातचीत की गई हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं मेन, इसमें ये कहा जा रहा है कि द एबिलिटी टू मेक सेक्सुअल चॉइस इज एसेंशियल टू ह्यूमन लिबर्टी। यहाँ पर सेक्सुअल चॉइस बनाना क्या है, या ह्यूमन लिबर्टी का एक एसेंशियल चॉइस है, उसका राइट है। इवन विद इन द प्राइवेट जोन्स ऑफ इंडिविजुअल शुड बी अलाउड हर चॉइस। यहाँ पर अगर हम कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर कपल भी है, तो वहाँ पर भी जो विमेन का चॉइस है उसको अलाउ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि द चॉइस टू कंसर्निंग अबाउट हर सेक्सुअलिटी इन द प्राइवेट स्फीयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल सेक्शन। तो ये कहा जा रहा है कि जो सेक्सुअलिटी है प्राइवेट स्फीयर में, इसको यहाँ पर क्रिमिनल सेक्शन से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम फर्दर आगे देखते हैं कि इसमें क्या निकल कर आता है, क्या एडल्ट्री को फिर से रिक्रिमिनलाइज किया जाएगा या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज से सीनियर ऑफिशियल्स। अब देखिए यहाँ पे COP28 समिट आपकी चल रही है, और इससे पहले 118 कंट्रीज ने क्या किया था, प्लेज लिया था टू ट्रिपल इंस्टॉलेशन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये 2030 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसका ट्रिपल इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें 180 कंट्रीज ने ये प्लेज लिया था और इस डिक्लेरेशन को साइन किया था, बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद कल हमने डिस्कस ही किया था, अगर कल का एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, COP28 में 3 दिसंबर को हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले थे, है ना। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर 123 कंट्रीज ने क्या किया, प्लेज को साइन किया है, इस डिक्लेरेशन को साइन किया है, बट इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है। इंडिया ने ये कहा कि हम अपने तरीके से क्या करेंगे, इसको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने इस डिक्लेरेशन को साइन कर दिया तो आप क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। जो भी आप, अगर आपने कुछ उन डिक्लेरेशन में जो भी प्रोविजंस है, अगर आपने उसको जो भी एम है उसको अचीव नहीं किया, तो आप लीगली इसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए हमने इसे साइन नहीं किया। इसमें एक हाजिर है कि देखिए, हम इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं और जो भी सोर्स है इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम एक मतलब कि बहुत एक इन अ वन वे हम क्या कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल का एमिशन कम नहीं कर सकते, बट वी आर ट्राइंग टू डू सो। बट स्टिल इंडिया के पास एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसको हमें फेस करना है। अब देखिए, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो अगर हमें वैक्सीन चाहिए तो उसको एक कोल्ड स्टोरेज चाहिए, स्टोरिंग सेंटर आपका चाहिए जहां पर हम उसे स्टोर कर सके। लेकिन क्या हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी मेडिसिन है वो खराब हो जाएंगी, तो फाइनेंशियली भी आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, और साथ साथ हम जो ये वैक्सीन है, आपका जो हेल्थ सिस्टम है पूरा ओवरऑल आपका यहाँ पे बर्डन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो हाउएवर सजेशंस दैट यूजिंग दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट एमिशन एंड दैट वी मस्ट चूज सम फ्यूल ओवर अदर देन एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर एक आदरा की COP28 negotiations which is accepted at least until December 12 this year, India would constructive but not at the cost of denying energy access to those at the margin or development, she added। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा नहीं कि इंडिया क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, although we are not signing these declarations or we are not pledging for anything, but still India would be constructive, बट यहाँ पर हम डिनाई नहीं करें, लेकिन हम उस कॉस्ट पर, जो भी अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हम डेवलपमेंट की कॉस्ट पर यहाँ पर एनर्जी को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल का जो एक तरीके से हम तुरंत ही अभी इसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया
तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो देखिए, अब न्यूज़ और आर्टिकल्स तो इतने ही थे, अब फर्दर यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, ना अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, द रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. It was appointed to delimit boundaries between India and Pakistan. 1947 में when there रेडक्लिफ कमेटी को अपॉइंट किया गया था टू डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो ये कब आपकी फॉर्म हुई थी? 1947 जून में फॉर्म हुई थी। इसमें मेनली ये था कि आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट विच लेड टू पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो हमारा ब्रिटिश इंडिया होता है वो 2 सेपरेट नेशंस में डिवाइड होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो डिलिमिटेशन करना था, बाउंड्रीज को डिलिमिट करने का काम रेडक्लिफ कमेटी को दिया गया। सो दैट वी अपॉइंटेड रेडक्लिफ कमेटी in June 1947. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। सो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी 2 and 4, नागावली एंड वसुंधरा इज दीज 2 रिवर्स राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ये दोनों जो रिवर हैं आपकी ईस्टर्न घाट से क्या होती है? राइज होती हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, जो भी हमने डिस्कस किया आज वो सारी चीजें क्लियर होंगी। बट अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। So that's for all today. Thank you so much for discussion.